हंटर का शिक्षा आयोग ये आया था 1882 में। अब कंफ्यूजन नहीं होना, एक आया था हंटर कमीशन। हंटर कमीशन जलियांवाला हत्याकांड की जो रिपोर्ट थी वो उसके जांच के लिए आया था हंटर कमीशन। और ये हंटर शिक्षा आयोग 1882 1883 1882 83 में उस समय भारत में जो वाइसरॉय या गवर्नर है वो है कौन? लॉर्ड रिपन। रिपन कंट्रोवर्सी बिल हमें याद है 1883 में आया था। हंटर शिक्षा सबसे बड़ी बात है, इसको इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है, हंटर जो शिक्षा का आयोग है ये प्राइमरी एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक शिक्षा। याद कैसे रखेंगे? जब व्यक्ति प्राइमरी में होता है तो आप उसको हंट नहीं कर सकते, हंटर से नहीं पीट सकते हैं, ऐसे याद रखेंगे। 1854 के बाद हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए आया था 1854 का जो बोर्ड एक्ट आया था ना, बोर्ड डिस्पैच, उसके बाद क्या चेंजेस आए, एजुकेशन में इंप्रूवमेंट हो भी रहा है या फिर नहीं, इस प्रकार की सब जानकारी समीक्षा करने के लिए हंटर आयोग आया। इसके अलावा इसमें 20 सदस्य थे, 20 में से 8 थे भारतीय। ठीक है, तो 20 टोटल हंटर में कितने सदस्य थे? हंटर में 20 सदस्य और 8 भारतीय थे। इसका कार्य केवल प्राथमिक और माध्यमिक, किस किस को? प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करना था। इसने सभी प्रांतों का भ्रमण किया और 200 प्रस्ताव पारित किए। इसके प्रमुख सुझाव क्या-क्या हैं? प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया रहा है, ठीक है? तथा ये शिक्षा स्थानीय भाषा व उपयोगी विषयों में हो। स्थानीय भाषा की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? 1850 अगर आप मैकाले कमेटी को छोड़ दो, तो उसके बाद से सभी लोगों ने ये भी कहा कि भाई आप अंग्रेजी में भी तो बात चलाओ लेकिन साथ में देसी भाषाओं पे भी तवज्जो देते रहो। यह शिक्षा स्थानीय भाषा व उपयोगी विषयों में हो। प्राथमिक स्कूलों का नियंत्रण जिला और नगर बोर्डों को दिया जाए। माध्यमिक शिक्षा के 2 खंड हो, एक में साहित्यिक शिक्षा देनी चाहिए और दूसरे में देनी चाहिए आपको व्यावसायिक या व्यापारिक जीवन के लिए शिक्षा, यानी कि वोकेशनल एजुकेशन। एक में एकेडमिक एजुकेशन की बात कर रहे हैं और दूसरे में कर रहे हैं वोकेशनल एजुकेशन। तो कह रहे हैं कि एकेडमिक एजुकेशन की मदद से आप विश्वविद्यालय में एंट्री मिल जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्न हुए, यानी कि प्राइवेट पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं और सरकार को माध्यमिक व कॉलेज शिक्षा से हट जाना चाहिए। तो मेन चीज़ ये कह रहे हैं कि हंटर कह रहे हैं हट जाओ, हाँ से हंटर, हाँ से हट जाओ। किससे? माध्यमिक से और कॉलेज शिक्षा से सरकार हट जाए और ये काम किसके अंडर में आ जाने चाहिए? प्राइवेट लोगों के अंदर। ये कह रहे हैं, हंटर कह रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षा पे बस सरकार जोर दे, यानी कि गवर्नमेंट का डोमेन होना चाहिए प्राथमिक शिक्षा। बाकी माध्यमिक और कॉलेज से हट जाओ। आयोग ने प्रेसिडेंसी नगरों के अलावा अन्य स्थानों पर महिला शिक्षा के पर्याप्त प्रबंध न होने पर खेद प्रकट किया और बढ़ावा दिया। ये कह रहे हैं कि जो जहाँ-जहाँ पे जो प्रेसिडेंसी सिटीज़ थी, जैसे उनकी बीएमसी, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, इसके अलावा वो कह रहे हैं कि और कहीं पर महिलाओं के लिए पर्याप्त शिक्षा के अवसर नहीं हैं। इस आयोग के सुझावों पर प्रांतीय सरकारों ने कार्य किया और अगले 20 वर्षों में माध्यमिक और कॉलेज शिक्षा का अभूतपूर्व विस्तार भी हुआ। इसी तरीके से 1882 में पंजाब और 1886 में, सॉरी 1887 से इलाहाबाद विश्वविद्यालय। आइए अब विश्वविद्यालयों को जरा हम क्रम देखते हैं। तो एक तो हमें याद है कोबम, कोलकाता, मुंबई, मद्रास, फिर आता है पंजाब। तो पंजाब का ब्यास बड़ा होता है तो 82, और 87 में कौन है? इलाहाबाद। इलाहाबाद में जाके 3 नदियाँ एक साथ मिलती हैं, एक नदियाँ 3 नदियों एक साथ सताती हैं। रैली कमीशन 1902 में बना, विश्वविद्यालय आयोग कहा जाता है, यानी कि हायर शिक्षा के लिए। इस प्रकार से जो हंटर कमीशन है ये प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए है, तो उसी तरीके से रैली जो कमीशन है वो हायर एजुकेशन के लिए है। सितंबर 1901 में उस समय था कर्जन ने शिमला में समस्त भारत के विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक सम्मेलन बुलाया। इसमें भारत प्रस्ताव को हम शिमला प्रस्ताव भी कहते हैं। तो शिमला प्रस्ताव कब? 1901 में, है ना? और साथ से शिमला, साथ से शिक्षा से है। कर्जन ने मैकाले की शिक्षा की नीति की आलोचना की, क्योंकि मैकाले की नीति देसी भाषाओं के विरुद्ध थी। याद रखिए, मैंने कहा है कि मैकाले को छोड़कर हर एक ब्रिटिशर्स ने देसी भाषाओं को भी तवज्जो की बात करी है। अब अगर ये देखो, अगर ये स्टेटमेंट आपको एग्जाम में दे दिया जाए तो ऐसा लगेगा कि कर्जन मैकाले की बुराई कैसे कर सकता है, बट इसने की है, ये भी याद रखिएगा। 1902 में सर थॉमस रैली की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना करी गई। विश्वविद्यालय आयोग के लिए मैं मोटे मोटे तौर पर चीजें ये बता देना चाह रहा हूँ कि विश्वविद्यालय आयोग ने सेंट्रलाइजेशन कर दिया था ज्यादातर किसमें? एजुकेशन में, यानी कि यूनिवर्सिटीज में। और सारी की सारी शक्ति अब विश्वविद्यालय प्रशासन के पास ना होकर सरकार के पास चली गई थी। किससे रिलेटेड? अब जो रैली कमीशन हुआ इनमें 2 भारतीय हैं। कौन-कौन? सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरुदास बनर्जी। जो बिलग्रामी है ये हैदराबाद के निजाम का लोक शिक्षा विभाग के निदेशक थे और गुरुदास बनर्जी कलकत्ता हाई कोर्ट के जज भी हुआ करते थे। याद कैसे करेंगे? तो रैले को हमने याद कर लिया रेल से। रेल में आप कैसे जाते हैं? ग्राम किससे जा रहे हो? रेल से। और दूसरा है रेल में आपको गुरु मिल गए कोई, है ना? तो गुरुदास बनर्जी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 1906 में हुई थी। सर गुरुदास बनर्जी इसकी स्थापना उन्होंने करी थी। इसमें सतीश चंद्र मुखर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये भी सब लोग शामिल थे।
इसको केवल विश्वविद्यालय शिक्षा पर सुझाव देना था। याद रखिएगा, सिर्फ विश्वविद्यालय शिक्षा के सुझाव के लिए थी, ना तो इसमें प्राथमिक शिक्षा शामिल थी और ना ही इसमें माध्यमिक शिक्षा शामिल थी। दोनों शिक्षाएँ शामिल नहीं थीं। दिल्ली कमीशन के सुझावों के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया जाता है और इसके मुख्य प्रावधान क्या-क्या थे देखते हैं। विश्वविद्यालयों को अध्ययन व शोधन के लिए प्रोफेसर और लेक्चरर की नियुक्ति करनी चाहिए। विश्वविद्यालय के उप सदस्यों की संख्या 50 से कम तथा 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि 50 से 100 के बीच में हो सकते हैं उप सदस्य। उप सदस्यों का कार्यकाल पहले आजीवन था, लेकिन अब वो कार्यकाल सिर्फ 6 वर्षों का हो गया था। और उप सदस्य मुख्य रूप से सरकार द्वारा मनोनीत होने चाहिए। अब देखो सरकार का इसमें हस्तक्षेप बढ़ रहा है। चुने हुए उप सदस्यों में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालयों से अधिक 20 और अन्य विश्वविद्यालयों से अधिक 15 सदस्य चुने जा सकते थे। मैक्सिमम इसका इंटरवेंशन गवर्नमेंट का बढ़ रहा है, इसी का इम्पोर्टेंट फीचर यही है इसका। विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया, क्लियर लाइन इन्होंने लिखी है यहाँ पर, और सरकार को सेनेट द्वारा पारित प्रस्तावों पर निषेधाधिकार दिया गया। सेनेट सेनेट का मतलब है जो यूनिवर्सिटी की जो सेनेट थी, यूनिवर्सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी थी, उसके प्रस्ताव पे निषेधाधिकार पारित कर सकती थी सरकार, यानी कि सरकार अब पूरी तरीके से कंट्रोल कर रही थी हायर एजुकेशन को। अशासकीय कॉलेजों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया था, जो अशासकीय थे, शासकीय में तो बढ़ा ही रहे हैं, अशासकीय पे भी बढ़ा रहे हैं। गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालयों की क्षेत्रीय सीमाएं निश्चित करने का भी अधिकार दिया गया है। कर्जन द्वारा शिक्षा के परिवर्तन का उद्देश्य राजनीतिक अधिक और शैक्षणिक कम था। सबसे बड़ी बात है कि हिंदी में राजनीतिक जैसी कोई वर्ड ही नहीं होता, ये राजनीतिक होता है ना। राजनीतिक वर्ड शुद्ध हिंदी की दृष्टिकोण से सही होता है। अधिक तथा शैक्षणिक कम था। हाँ, सेटलर आयोग, अब तो हमने अभी तक क्या देखा, रैली कमीशन 1902 में आया था, अब आया हमारा सेटलर आयोग 1917 के अनुसार 1904 ईस्वी के अधिनियम द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय संसार में सबसे अधिक पूर्णतः सरकारी विश्वविद्यालय बन गए थे। ये बात कही है सेटलर ने कही है कि कंप्लीटली कंट्रोल में है अब गवर्नमेंट के, और ये चीज अच्छी नहीं है। तो 7 से सेटलर, 7 से 17। भारत में शिक्षा महानिदेशक की नियुक्ति कर्जन के समय में हुई थी। 1905 में हमें पता है कर्जन था, तो 1900 में हुई होगी। और इसका जो पहला अधिकारी था वो था एच.डब्ल्यू. ऑरेंज। तो जैसे आप शिक्षा महानिदेशक हैं कोई, तो आप उसके लिए जाओ तो उसकी टेबल पे ऑरेंज रख दो, इस तरीके से याद रख सकते हैं आप कुछ। कर्जन के समय 1904 में प्राचीन स्मारक अभिलेख संरक्षण अधिनियम यानी कि मॉन्यूमेंटल एक्ट आया था। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मॉन्यूमेंटल कंजर्वेशन एक्ट या प्रोटेक्शन एक्ट 1904। 1910 में भारत सरकार ने शिक्षा विभाग की स्थापना की। तो शिक्षा विभाग कब बना? विभाग 10 में, है ना? और शिक्षा विभाग का एक सदस्य गवर्नर जनरल की परिषद में प्रतिनिधित्व करता था, और वो कौन थे सर? हडकोट बटलर। इनका संबंध कानपुर से ज्यादा है ना? तो याद रखिएगा। तो शिक्षा विभाग का गवर्नर की काउंसिल में पहला सदस्य कौन था? सर हरकोट बटलर। 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में शिक्षा के बारे में अपना प्रस्ताव रखते हुए कितने वर्ष की आयु वाले, 6 से 10 वर्ष की आयु वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा शुरू करने की मांग की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोई भी आयोग ने ये अनिवार्य शिक्षा पर तो जोर दिया, लेकिन निःशुल्क पर किसी ने हामी नहीं भरी है। तो पूछ सकते हैं कि जो गोपाल कृष्ण गोखले ने किस ईयर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये प्रस्ताव रखा था? 1910 में। कितने से कितने बच्चे से वर्ष के उनके लिए उन्होंने ये प्रस्ताव रखा? 6 से 10 वर्ष। और क्या प्रस्ताव था? निःशुल्क के साथ साथ अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, जो कि हमें अभी मिल पाया राइट टू एजुकेशन एक्ट के तौर पे। शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव 1913 में आया था। ये भी याद रखिए कब आया था? 1913 में, यानी कि जब गोपाल कृष्ण गोखले ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये प्रस्ताव दिया, उसके बाद सरकारी प्रस्ताव आया। लेकिन फिर भी इसमें अनिवार्य शिक्षा के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया है, यद्यपि निरक्षरता को समाप्त करने पर जोर दिया जाता है। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को बढ़ावा देने पर बल दिया गया, जो कि हर एक आयोग और कमीशन उस समय दे रहे थे। प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय की स्थापना पर भी ये जोर देते हैं, सरकारी रिपोर्ट आती है। अब आता है सेडलर आयोग, 7 से सेडलर 7 से 17। कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन हेतु लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे कौन? डॉक्टर M.E. सेडलर। ये भी पूछा जा सकता है कि किस विश्वविद्यालय के उस समय वाइस चेयरपर्सन थे? तो लीड्स विश्वविद्यालय के थे। लीड्स ब्रिटेन में है। आगे देखते हैं, सेडलर आयोग के सदस्यों में 2 भारतीय थे, सर आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। याद कैसे करेंगे? सेड, तो सेड मतलब होता है दुखी। तो दुखी में आपके आंसू निकलते हैं, और जब आप दुखी होते हैं तो आपका जिया क्यों दुखी है? जिया यानी कि मन क्यों दुखी है? तो जियाउद्दीन अहमद। तो सर आशुतोष आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद एजुकेशन उसमें सेडलर आयोग से रिलेटेड थे। इस आयोग की विचार था कि अगर विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। तो सेडलर ने क्या कहा कि माध्यमिक शिक्षा पर आप जोर दीजिए। माध्यमिक शिक्षा का सुधार उन्होंने क्या बताया? आवश्यक बताया है। याद कैसे करेंगे? जो व्यक्ति सैड होता है ना, वो हमेशा मध्य में रहता है, मध्य में। हाँ,
सेडल आयोग ने 1904 के अधिनियम की कड़ी आलोचना की तथा निम्न सिफारिशें की। तो अब सीधी सी बात मैं आपको ये समझा दे रहा हूँ। सेड, अब हर बच्चा आजकल पढ़ाई में सेड है। आजकल को जो मॉडल है कि 1 से लेके 12 तक का स्कूली शिक्षा होनी चाहिए, फिर इसके बाद कॉलेज एजुकेशन होता है 3 वर्ष का। तो ये जो आज का जो मॉडल है, ये सब सेडल आयोग के आधार पर ही है। ठीक है, तो 12 वर्ष की स्कूल शिक्षा व इंटरमीडिएट परीक्षा के बाद विश्वविद्यालय में प्रवेश, ठीक है। विश्वविद्यालय से पृथक इंटरमीडिएट कॉलेज हो तथा इनकी परीक्षाओं के संचालन के लिए माध्यमिक बोर्ड का गठन हो, आज जैसा हाल है वैसा। स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष का हो। महिला शिक्षा के प्रसार पर विशेष जोर, अध्यापक प्रशिक्षण की सुविधा पर भी जोर, यानी कि टीचर्स ट्रेनिंग पर, और विश्वविद्यालय के लिए कुलपति नियुक्त करने का भी सुझाव दिया है। इसके बाद हम देखेंगे अब ये यूनिवर्सिटीज का क्रम है कि कौन यूनिवर्सिटीज कब स्टैब्लिश हुई थी। पहले हम पहली वाली रिवाइज करते हैं। पहले हुई है कोबम, कोलकाता, बंगाल, कोलकाता, मुंबई और मद्रास। ये कब हुई है? 1857 में। 1882 में हुई है पंजाब यूनिवर्सिटी। 1887 में हुई है आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अब जरा देखते हैं। मैसूर, सूर 16 में, ठीक है। बनारस, तो मैसूर और बनारस यूनिवर्सिटी एक ही साथ। पटना 17 में, ढाका अलीगढ़ 1920 में, लखनऊ यूनिवर्सिटी 21 में। लक से मिलता है 21। और उस्मानिया हैदराबाद विश्वविद्यालय की भी स्थापना 1921 में हुई है। 1922 में दिल्ली विश्वविद्यालय, 22 में। देखो डबल एल आ रहा है तो दो दो रियासतों में मैसूर और हैदराबाद रियासतों में सबसे पहले विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। ये क्वेश्चन नेट जेआरएफ में पूछा जा चुका है। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के द्वारा शिक्षा प्रांतीय विषय बन गया था, प्रांतीय विषय बन गया था। और शिक्षा को निर्वाचित मंत्री के नियंत्रण में कर दिया गया था। रिजर्व लिस्ट में ना रख के ट्रांसफरेबल लिस्ट में इनको इसको रखा गया था, जिससे कि बर्डन जो था वो निर्वाचित मंत्रियों पर पड़े, ना कि सरकार के ऊपर पड़े शिक्षा का खर्च को लेकर। हाईटॉक समिति को याद रखने का तरीका क्या है? HARTOG, जी ऐसे बनता है, उसी तरीके से 929 भी ऐसे बनता है। 1929 शिक्षा के स्तर में आ रही गिरावट को रोकने के लिए सरकार ने 1929 में सर फिलिप हार्टॉग की नाम एक समिति नियुक्त करी। सिफारिश जरा देख लेते हैं। प्राथमिक शिक्षा पर बल तो दो, किंतु इसे अनिवार्य करने की निंदा करी। अनिवार्य कोई नहीं करेगा, कोई कमीशन नहीं कर रहा है। ग्रामीण छात्रों के मिडिल स्कूल तक की शिक्षा देने के बाद कॉलेज में प्रवेश के स्थान पर उन्हें व्यावसायिक शिक्षा और औद्योगिक शिक्षा दी जाए। तो अब इन्होंने क्या कि हाईटॉक को हर तरीके की व्यावसायिक शिक्षा और औद्योगिक शिक्षा दी जानी चाहिए, ऐसे याद रख सकते हैं। विश्वविद्यालय की शिक्षा उन्हें ही दी जानी जाए जिसके भी योग्य हो, सब किसी को नहीं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन इनकी। हार्टॉग समिति की सिफारिश के आधार पर 1935 में केब की स्थापना हुई है। केब, सेंट्रल सलाहकार बोर्ड, कैब, ठीक है ना। ये है कब पुनर्गठन हुआ? हालांकि कैब पहली बार 1920 में बना था, लेकिन जो इंडियन रिट्रेंचमेंट कमेटी आई थी, भारतीय छटनी समिति आई थी, रिट्रेंचमेंट कमेटी 1923 में, इसके द्वारा भंग कर दिया गया था। तो रीट्रेंच 23 में, 23 ट्रेंच। केब ने निरक्षरता विरोधी अभियान के तहत 1939 में डॉक्टर सैयद महमूद की अध्यक्षता में एक प्रौढ़ शिक्षा समिति नियुक्त की गई थी। तो प्रौढ़ शिक्षा समिति कौन? सैयद महमूद की अध्यक्षता में। मूल बुनियादी शिक्षा का वर्धा योजना, तो वर्धा योजना 1937 में आई थी। गांधी जी ने अपने पत्र इसका हरिजन में इसका प्रकाशन किया था। ठीक है, वर्धा हरिजन। ठीक है, अब हरिजन बढ़ रहे हैं, वर्धमान। 1937 में वर्धा में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में उन्होंने बुनियादी शिक्षा यानी कि बेसिक एजुकेशन की बात करी है। सबसे बड़ी बात है, इसके सुझाव उनको किसने दिया है? सुझाव दिया है झा, जवाहरलाल नेहरू ने। झा और झा इसमें आ रहा है। जाकिर हुसैन समिति ने 2 सितंबर 1937 को वर्धा योजना का ब्यौरा प्रस्तुत किया है। तो सुझाव देने वाले जवाहरलाल नेहरू, ब्यौरा प्रस्तुत किया जाकिर हुसैन कमेटी ने। इसमें बच्चों को 7 साल तक मातृभाषा में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाए, जो कि आज हमारा डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी यही कहता है। ठीक है, और उन्हें उत्पादक कार्य करने चाहिए, यानी कि वोकेशनल एजुकेशन भी सीखें। गांधी जी ने इस पर बहुत फोकस किया है। व्यावसायिक शिक्षा एजुकेशन के साथ वोकेशनल एजुकेशन की बात कर रहे हैं। यह शिक्षा अहिंसक होनी चाहिए तथा इससे अध्यापकों के वेतन की पूर्ति भी होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि जब ये सब हो रहा हो, लेकिन इससे टीचरों का खर्च भी निकलता रहे, वरना फिर अच्छे क्वालिटी ऑफ टीचर्स आपको नहीं मिलेगा। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के कारण वर्धा योजना लागू नहीं हो सकी है। सार्जेंट योजना की बात करेंगे 1944। 1944 में भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार जॉन सर्जेंट, तो सर्जेंट योजना का भी 1944 में एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की। इसकी सिफारिशें क्या थी? इसमें एम कि देश में प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाएं, कि प्राथमिक भी और उच्च माध्यमिक भी। 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। कितने से कितने वर्ष तक? 6 से 11 वर्ष। देखो, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी सिफारिश, वो 6 से 11 ही वर्ष के बालकों के लिए थी। जैसे आप यहाँ पर देखोगे ना, ये 6 से 11 नहीं, 6 से 10 वर्ष के लिए।
महात्मा गांधी जी कर रहे हैं 7 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ठीक है। अब क्योंकि कैसे याद रखेंगे, 1937 में थी ना वर्धा योजना, तो 37 में 7 वर्ष तक के बच्चों के लिए। और ये जो कर रहे हैं हार्टोग, ये सर्जेंट योजना, ये 6 से 11 वर्ष। फिर 11 से 17 वर्ष तक के 6 वर्ष अचल शिक्षा व्यवस्था करने की बात कर रहे हैं। एकेडमिक तथा व्यावसायिक शिक्षा के लिए 2 प्रकार के विद्यालय बनाए जाने चाहिए। सर्जेंट योजना के अंतर्गत 40 वर्ष के भीतर देश में शिक्षा का पुनर्निर्माण किया जाना था। तो सर्जेंट आया है 44 में, बात कर रहे हैं कि 40 वर्ष में। बाद में खेर समिति ने इस अवधि को घटाकर 16 वर्ष कर दिया। तो ये भी याद रखें कि खेर समिति का संबंध किससे है? खास है खैर शिक्षा से, किसी की खैर नहीं है, बिना शिक्षा की खैर नहीं है, तो खैर समिति 16 वर्ष में। राधा कृष्णन आयोग आया 1948 में, इसी इसी को विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं। इसने जो सिफारिशें दी हैं क्या है, विश्वविद्यालय पूर्व 12 वर्ष का अध्ययन हो आज के टाइम पे, प्रत्येक एकेडमिक सत्र में 180 दिन की पढ़ाई अनिवार्य है, उच्च शिक्षा संवर्ती सूची का विषय हो, प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा के लिए स्नातक की उपाधि जरूरी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा 1953 में यूजीसी का गठन हुआ, 1956 में इसको स्वैच्छिक बनाया गया। यूजीसी के 6 हेडक्वार्टर्स हैं, पुणे, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी, बेंगलुरु और हैदराबाद में। इसके बाद आता है मुदालियर आयोग 52, मुदालियर आयोग 52, एम से मुदालियर, इसने कहा है कि शिक्षा को मिडिल लिस्ट में डालो। मिडिल का मतलब है संवर्धित सूची में। एम से मुदालियर, एम से मिडिल लिस्ट, एम से मुदालियर, एम से मल्टीपर्पज स्कूल्स की बात करते हैं, और एम से मुदालियर, एम से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की भी बात करते हैं। कोठारी आयोग 1964 में आया है, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी के नाम है। कोठारी आयोग ने 1966 में रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने समान विद्यालय, तो कहाँ से कोठारी, कहाँ से कॉमन स्कूल प्रणाली की बात करते हैं, और शिक्षा नीति की सिफारिश भी की। इन्हीं आयोग की सिफारिश पर 1964 के बाद 1986 में नई शिक्षा नीति आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। प्रमुख उद्देश्य सबके लिए शिक्षा था। नई शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सबके लिए शिक्षा, एजुकेशन टू ऑल। नवोदय विद्यालय की भी सिफारिश उन्होंने करी है, ब्लैक बोर्ड नीति की भी बात यही कर रहे हैं। कौन? 86 में आई है ब्लैक बोर्ड नीति। तो जब ब्लैक बोर्ड के सामने टीचर खड़ा होता है, डस्ट उड़ती है तो वो छींकता है ना, तो 86 में आई है ब्लैक बोर्ड की नीति। और नव उदय होता है तो 86 में। हाँ, विविध तथ्य क्या है कि सर्वप्रथम बड़ौदा रियासत ने 1906 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू की। तो बड़ौदा ने बड़ा काम किया है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। जबकि अगर यहाँ पर हम एक फैक्ट पढ़ के क्या आए हैं कि ये रियासतों में मैसूर और हैदराबाद रियासत में सबसे पहले विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय मसूर है हैदराबाद। चलिए आगे देखते हैं फैक्ट हमारे सामने। 1919 में एक्ट में शिक्षा राज्य सूची का विषय बना था, ठीक है, और ट्रांसफरेबल लिस्ट में था। ये ट्रांसफरेबल लिस्ट में था, ना कि रिजर्व लिस्ट में था। माइकल मधुसूदन दत्त को पेरिस की रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई, दैट्स राइट। महाकाली पाठशाला, ये यूनिक है। माताजी तपस्विनी, तो महाकाली की तपस्या तपस्विनी ने की थी कलकत्ता में। 1898 में राष्ट्रवाद की शिक्षा, तो 98 राष्ट्रवाद को टाटरा 98 अंग्रेजों ने अपराध घोषित कर दिया था, क्राइम। ये इंपॉर्टेंट है, किस ईयर घोषित किया था? 98 में। अध्यापक प्रशिक्षण हेतु कलकत्ता में नॉर्मन स्कूल की स्थापना हार्डिंग ने की थी। नॉर्मन स्कूल की स्थापना किसने करी थी? हार्डिंग ने। और इसका इंपॉर्टेंस क्या था? अध्यापक प्रशिक्षण के लिए था, ठीक है ना, टीचर्स ट्रेनिंग होता था। जबकि अगर दूसरी ओर अगर आप देखोगे तो ये जो फोर्ट विलियम बना था, 1800 में बना था, इसमें सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग होती थी, है ना। तो ये 2 स्कूल्स को याद रखिए, कॉलेज। एडम्स की तृतीय रिपोर्ट जो देसी शिक्षा की जांच संबंधी प्रथम गैर सरकारी रिपोर्ट थी, का संबंध बंगाल और बिहार की शिक्षा से था। कब आई थी? 1835 में ये रिपोर्ट आई थी। बनारस विश्वविद्यालय एवं श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी भारतीय महिला विश्वविद्यालय, एक ही वर्ष की स्थापना हुई 1916 में। जीआरएफ का आया हुआ क्वेश्चन है, उसी को उन्होंने डाल दिया लाइन में बना के। राष्ट्रीय शिक्षा उग्रवादियों की परियोजना थी, ठीक है। और दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम ने प्राथमिक शिक्षा के लिए 50 लाख का अनुदान दिया था, 50 लाख। पंचम है तो पंचम 5 होते 50 लाख का दान देंगे। दैट्स इट। धन्यवाद।